के, जब लड़के आते हैं लड़कियों को देखने के लिए तो बहुत तैयारियां होती हैं, ठीक है। तो इस यही एक दृश्य इस कहानी में रखा गया है जिसमें कि तैयारियां चल रही हैं। जो घर के जो मुखिया हैं राम स्वरूप, वो भी लगे हुए हैं अपने नौकर के साथ। नौकर का नाम है नौकर है इसमें नौकर है इसमें जो रतन, नौकर रतन है जिसको जिसको काम जिसको सफाई की करवाई जा रही है, तखत पे नई चादर बिछाई जा रही है, उसको हिदायत दी जा रही है बाजार से जाकर मक्खन लेकर आओ क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। और उनकी जो पत्नी है प्रेमा, वो भी तैयारियों में लगी हुई है। तो सारा घर लड़कों के लड़के वाले जो जो देखने आने वाले हैं उनके स्वागत सत्कार में पूरा घर लगा हुआ है। लेकिन समस्या क्या आ रही है, जो लड़की है उमा, वो पढ़ी लिखी है और उसे ये दकियानूसी चीजें पसंद नहीं है, लड़की दिखाना। उसके लिए फिर क्या है, तैयार होकर आओ, चाय में ट्रे में चाय लेकर आओ, फिर उनको उनके आगे परसो, फिर वो तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं कि तुम बेटा जरा गा के सुनाओ। गा के सुनाने से वो क्या, वो गला चेक करते हैं कि लड़की के गले में बोलने में कोई परेशानी तो नहीं है। फिर कहेंगे बेटा जरा चल के दिखाओ, तो ये देखना चाहते हैं कि लड़की के चलने फिरने में पैरों में कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरीके से लड़की को केवल ये एहसास कराया जाता है कि वो इंसान नहीं, केवल एक फर्नीचर है। क्यों? जब हम कोई फर्नीचर खरीदने जाते हैं तब भी तो हम यही करते हैं, चेयर देखेंगे तो देखेंगे चारों उसके जो पाए हैं उसके सब सही सलामत है कि नहीं, उसकी सीट सही है कि नहीं, कहीं से फटी तो नहीं है, कहीं से टूटी तो नहीं है। इसी प्रकार से लड़कियों को भी बड़े, ये बड़ा हैरेसमेंट है लड़कियों के लिए कि उनको एक शो पीस की तरह वहां पर दिखाया जाता है। और लड़के वाले अपने आप को सोचते हैं जाने वो क्या है, लड़कियों को चलवा के देखेंगे, गा के देखेंगे, लड़की चश्मा तो नहीं लगाती है, चश्मा लगाती है तो जरूर आंखें कमजोर होंगी। और यहाँ पे एक समस्या और बहुत बड़ी है, क्योंकि जो सज्जन आने वाले हैं उन्हें लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए, ठीक है। लड़का उनका मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ा लिखा परिवार है, लेकिन लड़की उन्हें कम पढ़ी लिखी चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है ये। तो यहाँ पर लड़की को यानी कि उमा को ये हिदायत दी जा रही है कि वो बिल्कुल ये शो न करे, ये बिल्कुल दिखावा न करे कि वो पढ़ी है। वो बिल्कुल भी, यहाँ पर बस उसको मैट्रिक दिखाना है, जबकि लड़की कॉलेज में पढ़ रही है। कितनी बड़ी विडंबना है। देखिए, लड़की के पिता होकर लड़की का, वो अपनी लड़की की शिक्षा को छिपा रहा है, जबकि लड़कियों की शिक्षा या बच्चों की शिक्षा को तो और बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। इसमें कोई, क्योंकि ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये तो गौरवान्वित होने की बात है कि आपका बच्चा इतना पढ़ा लिखा है। लेकिन अपनी लड़की को किसी अच्छे घर में देने की मजबूरी उन्हें, राम स्वरूप को ये मजबूर कर रही है कि वो अपने लड़की की शिक्षा को छिपा रहे हैं। और लड़के वाले क्योंकि मैट्रिक पास लड़की चाहते हैं, अतः उनको यही, घर वालों को यही निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसा जिक्र ना आए जिससे ये पता चले कि उमा जो है पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ी लिखी, प्रगतिशील और हिम्मती और साहसी है। यहाँ पर ये सवाल आएगा जब आप पूरी स्टोरी देखेंगे कि समाज को कैसे लोगों की जरूरत है। क्या समाज हमारे ऐसे लोगों को चाहता है? जैसे वो लड़का आ रहा है देखने के लिए शंकर, शंकर के व्यक्तित्व में बड़ी कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, जो कि आप जब कहानी पढ़ी जाएगी तब आप सुनेंगे। शंकर के व्यक्तित्व में वो हम आपके लिए प्रश्न पूछेंगे, शंकर के व्यक्तित्व में क्या कमी थी। और हम आपसे प्रश्न एक और करेंगे, आप लिख लीजिए क्या प्रश्न हम करने वाले हैं। समाज को कैसे लोगों की जरूरत है, उमा जैसे लोगों की या फिर शंकर जैसे? अब आज का युवा कल का देश का भविष्य है ना। तो हमारे देश के भविष्य को कैसा होना चाहिए, उमा जैसा या फिर शंकर जैसा? तो यह प्रश्न हम आपसे चैप्टर होने के खत्म होने के बाद करेंगे। इसलिए आप इस स्टोरी को
बहुत ध्यान से सुनना। बड़ी अच्छी स्टोरी है। इसके माध्यम से एक संदेश दिया गया है, व्यंग किया गया है कि लोगों को किस प्रकार लोग प्रदर्शन करते हैं अच्छा होने का, जबकि उनका स्वरूप, असली स्वरूप कुछ और होता है, लेकिन वो दिखाते कुछ और हैं। तो इस कहानी के माध्यम से इस चीज को हम समझेंगे। आप मुस्कान को अनम्यूट कर रहे हैं। मुस्कान अब स्टोरी को रीड करेंगी। मुस्कान आप तैयार हो जाइए। मुस्कान कहाँ गई? मुस्कान दिखाई नहीं दे रही है। कोई और बच्चा रीड करना चाहेगा? मुस्कान हैंड रेज करो। मुस्कान रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है। चलिए, मुस्कान को अनम्यूट कर रहे हैं। ओके मुस्कान, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस मुस्कान, स्टार्ट करिए मुस्कान। ओके। मामूली तरह से सजा हुआ है एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? नौकर, बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू दूर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, तख्त बिछाता है, ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यों। हाँ बस। और सुन, बहू बहू जी से दरी मांग ला इसके इसके ऊपर बिछाने के लिए। चहर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस नीचे में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ता को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। उद्यमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्यों भी रतन, तेरी कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वे पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी आ। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन मैं तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ, किस किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होंगी? और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों?
रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठटोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेटकर लेट गई। भाई, मैं बाज आज ही तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस की पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो रामस्वरूप, बात काटकर चुपचाप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, वैसे कौन कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना? रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजार नीचे रख दे, चद्दर खोल पकड़ तो जरा उधर से। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तो मैं भी किस वक्त याद आई है, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनकी डकी यानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहती है ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजों के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप, दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ती ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक।
राम स्वरूप, हो, आइए आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाला नौजवान में से है। आवाज पतली है और किसी किसी आहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हो, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। राम स्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हो, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गो प्रसाद खंकार कर, नहीं, टांगे टांगे वाले जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गो प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। राम स्वरूप, हो, क्या लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीक एंड में चला आया था। छुट्टियां छुट्टियां वीकेंड। मुस्कान, छुट्टियां हैं। हाँ छुट्टियां, मैम मेरे पास प्रिंट नहीं है। अच्छा, छुट्टियां हैं बेटा, कितने दिन की छुट्टियों पे हाँ आए हैं? हाँ छुट्टियां, हाँ। यस मैम। राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हो जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गो प्रसाद, बात यह है साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताऊं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियों उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसी ही भूख। राम स्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गो प्रसाद, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बलाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल बगैर भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। बस अभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर राम स्वरूप खींचे निपोड़ते हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गो प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वे अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के MA भी मुकाबिल नहीं कर सकते। अब राम स्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही है। गौ प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू स्वरूप। राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है। गौ प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंककर, बिजनेस बिच समझकर, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गौ प्रसाद, यह सब आप क्या तकलीफ करते हैं? राम स्वरूप, तकलीफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ हूँ, अंदर आते हैं। गौ प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खार कर इधर उधर देखता है। गौ प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गौ प्रसाद,
झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गौ प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गौ प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद ही नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जाएगा क्या रहेगा? रामस्वरूप, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गौ प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गौ प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसे आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हैं हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेधड़क हो गया है। हम लोग के जमाने में तो यह कभी उठता भी ना था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गौ प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गौ प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गौ प्रसाद, देखना का है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म भी समझिए। रामस्वरूप, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गौ प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गौ प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गौ प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गौ प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को भी BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है कि पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोर के नहीं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरतों के नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से,
चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद से आप गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या, बताइए। वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। राम स्वरूप, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। राम स्वरूप, यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौक चौक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? राम स्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब, वे तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे के पास। उमा बैठती हैं। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की छेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वे गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा, चुप। राम स्वरूप, हाँ वे तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह तो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं? उमा, चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सक पकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा मुस्कान, यस मैम। मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट मंडे को लेंगे यहाँ, ठीक है? तो है ना बच्चों, आपने देखा इतनी कहानी, हालांकि ये कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आपने देखा किस प्रकार से उस लड़की का इस तरीके से देख कर के पेंटिंग करना जानती हो कि नहीं, संगीत आता है कि नहीं, ये आता है कि नहीं, एक तरीके से किस प्रकार से उसका अपमान किया जा रहा है। कोई लड़की कोई गाय भैंस थोड़ी है कि उसको इस तरीके से उसको देखा जाए, वो जीती जागती एक प्राणी है ना, कोई वस्तु नहीं है वो, उसको कितना रखा जाए। और इसकी नॉलेज देखिए आप कि वो कितना पढ़ी है ना। ये क्या कि आपको सिलाई आती है कि नहीं, आपको कढ़ाई आती है कि नहीं, तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है। तो आगे मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, मंडे को इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे और फिर इस पर चर्चा करेंगे। सभी लोग कहानी को पढ़ेंगे
और ये इस पर डिबेट होगा। सभी लोग अपनी Yes, अपनी ma'am. बातों को रखेंगे, अपने 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 विचार रखेंगे इस पे। ठीक है, 2 दिन का टाइम है आपके पास। ठीक है, चलिए मीटिंग टाइम ओवर हो रहा है। बाय।